बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो बनाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो दो उसूल के ऊपर मबनी है जो कि हमारे प्यारे भाई मोहम्मद रज़ा ने पूछे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इन दो उसूलों को आप लोगों के गोशो गुजार भी कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो उसूल है वो है कि यूज़ डेफिनेट आर्टिकल आफ्टर द preposition एट if it is followed by a common noun of two or more than two syllables। पहले इसको समझने की कोशिश करें कि ये उसूल कहता क्या है। कहते हैं कि यूज़ डेफिनेट आर्टिकल, कहते हैं कि आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करें। डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं उस पर हम बाद में कोशिश करते हैं, पहले इस उसूल को समझने की कोशिश करें कि डेफिनेट आर्टिकल को आप इस्तेमाल करें कब। आफ्टर द preposition एट के बाद, यानी जो एट preposition है, preposition एट के बाद इस डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करें। इफ़ इट इज़ फॉलोड बाई अ कॉमन नाउन, यानी डेफिनेट आर्टिकल को preposition एट के बाद इस्तेमाल करें अगर यानी कब, अगर इफ़ इट इज़ फॉलोड बाई अ कॉमन नाउन, अगर उसका वो क्या हो, उसके बाद क्या हो, preposition ये जो एट है उसके बाद कॉमन नाउन आया हो ऑफ टू आर मोर देन टू सिलेबल्स, और वो कॉमन नाउन भी दो सिलेबल्स का या इससे ज़्यादा सिलेबल का हो। यानी सिलेबल किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मैंने कहा कि इस पे हम बाद में बात करते हैं, सिर्फ आप इस उसूल को समझने की कोशिश करें। दोबारा मैं इसको इस की तरफ आता हूँ कि कहते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल को preposition एट के बाद आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब उस फिक्रे में preposition एट के बाद क्या आया हो, कॉमन नाउन आया हो, और वो कॉमन नाउन भी क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स वाला होगा। यानी अगर वो कोई कॉमन नाउन दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स वाला आया हो और उससे पहले preposition ये एट आया हो, तो इसके बाद जो आप इसके दरमियान जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल आप लगाएंगे। तो आते हैं आर्टिकल, पहले आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल की अक़साम कितने हैं और ये किस तरह हम पहचान सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल की दो अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जबकि दूसरों को हम कहते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, सिर्फ दी, यानी दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए आर एन। यानी अगर इसको सीखने के लिए, ताकि आपके जहन से ना निकल जाए, तो इसको इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि दी डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट एक लफ्ज़ है ना, तो ये भी है यहाँ एक लफ्ज़। आप सीखने के लिए, वैसे ये कोई उसूल नहीं है, लेकिन आप सीखने के लिए, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ जाए। तो डेफिनेट यहाँ एक लफ्ज़ है, तो यहाँ भी क्या है, एक लफ्ज़ है, यानी दी। इनडेफिनेट अगर आप इसको तकसीम करें ना, इन पहले इन फिर डेफिनेट, तो इन और डेफिनेट क्या हुआ, दो हुए, लफ्ज़ तो एक है लेकिन लगता इस तरह के इसको दो हिस्सों में हमने तकसीम किया आसानी के लिए, इन भी, इन और डेफिनेट, तो यहाँ भी दो लफ्ज़। यानी इनडेफिनेट का अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, तो आप जहन पे थोड़ा ज़ोर दे दें और उससे कहें कि ये इनडेफिनेट में दो हैं, क्यों, क्योंकि इन भी हैं डेफिनेट भी हैं। आसानी के लिए, मैं आप लोगों को आसानी के लिए कहता हूँ, इससे ये उसूल नहीं है, बार मैं फिर भी दोहरा दूँ कि ये उसूल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, दी, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। तो ये डेफिनेट आर्टिकल क्या है, ये मसला तो हल हुआ कि ये दी है। यानी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल मतलब ये कि दी को इस्तेमाल कर सकते हैं कब, दी को आप preposition एट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई कॉमन नाउन। तो सवाल यहाँ फिर तो पैदा होता है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन आपके आसानी के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे अच्छी तरह कि कॉमन नाउन जो है, जिसको हम कहते हैं आम, जिसे मैंने हर किसी को जब हम नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जिसको हम ऑर्डिनरी नेम कहते हैं। हर किसी को जो हम नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर बुआई, तो बुआई क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह कंट्री जो है कॉमन नाउन है। मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम नाम सिर्फ देते हैं, सिर्फ नाम हम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन उस चीज़ के अंदर अगर हम फिर इसको मज़ीद तकसीम करते हैं, इससे हिस्से बनाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। यानी अगर कोई चीज़ कॉमन और प्रॉपर नाउन के दरमियान अगर आप
फ़र्क करना चाहे तो वो ये है कि कॉमन नाउन जो है वो मज़ीद तकसीम हो सकता है। यानी बुआएँ हैं तो बुआएँ अगर आप तकसीम करते फिर इससे बनता है असलम, यानी लड़का लड़का, यानी जितनी भी लड़के हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ 10 लड़के हैं तो इसमें से मैं एक को नाम देता हूँ कि क्या है, ये असलम है। तो ये क्या हुआ, ये बुआए जो नाम है, यानी ये सब जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, यानी बुआए जिसको हम कहते हैं। लेकिन इनमें से एक को हम नहीं ले रहे तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो वो कॉमन नाउन मज़ीद तकसीम हो सकते हैं, लेकिन कॉमन प्रॉपर नाउन जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। यानी असलम है तो असलम ही होगा। इसकी तादाद तो ज़्यादा हो सकती है, यानी 2 असलम, 3, 4, 5, 6, लेकिन वो प्रॉपर नाम वो एक ही होगा। इसी तरह कंट्री हैं जितनी भी ममालिक है दुनिया में, लेकिन इनमें से हम एक लेते हैं जिसमें हम कहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सिलेबल की तरफ। सिलेबल आप आसानी के लिए, अगर मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूँ आप कि किस सिलेबल किसे कहते हैं और आप इसको किस तरह पहचान सकते हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ पे आप सिलेबस को आप इसकी तादाद को गिन सके कि इसमें कितने सिलेबल हैं। तो सिलेबल जो है, सिलेबल जिस तरह हम कहते हैं कि नशेब व फराज हम कहते हैं, नशेब व फराज हम कहते हैं, इससे नहीं जिसको हम क्रस्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, क्रस्ट एंड क्राफ्ट, नशेब व फराज यानी ऊंच और नीच जिसको हम कहते हैं। तो एक लफ्ज़ में जितनी ऊंच और नीच यानी नशेब व फराज होगी, जितनी क्रस्ट एंड क्राफ्ट होगा, तो इतनी ही आप इसमें सिलेबल होगे। यानी उसको हम असल में कहते हैं, आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए उसको हम कहते हैं सिलेबल। और जिस लफ्ज़ में ये अल्फाज आए हों, ए ई आई ओ यू, जितनी बारी अल्फाज आए हों, मिसाल के तौर पर अगर ए 2 मरतबा आए हों, ई और आई, तो ये जितने भी मरतबा ये इन अल्फाजों में से कोई एक लफ्ज़ या 2 या एक लफ्ज़ 3 मरतबा, जितनी भी मरतबा आए हों, तो इस उतनी ही हम कहते हैं कि इतनी सिलेबल्स इस लफ्ज़ में मौजूद हैं। इसको इस सिलेबल को सीखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ में कितने सिलेबल आ सकता है। एक लफ्ज़ हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं ना लाइब्रेरी, इसकी मिसाल हमने दी भी है, LIBRARY लाइब्रेरी। तो इसमें कितने सिलेबल हैं, 2। किस तरह आपने पहचान लिए, यानी इस तरह के इसमें आई भी है और ए भी है, तो ये कितने हुए, 2 सिलेबल इसमें हैं। तो 2 सिलेबल्स इसमें मौजूद हैं। इसी तरह मैं दूसरा लफ्ज़ लिखता हूँ कि जिम, GUM जिम, ठीक है। इस तरह एक लफ्ज़ है GUM जिम। तो जिम में कितने जो है सिलेबल्स हैं, 1 माशाल्लाह। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ यू हैं और यहाँ यू आ सक इन अल्फाजों में से हैं, तो इसमें कितने सिलेबल हैं, 1 सिलेबल, ठीक है। तो फिर हम आते हैं अपने उसूल की तरफ। तो ये तो हमने सीख लिया कि आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, इसके बाद कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसके बाद सिलेबल्स किसे कहते हैं और आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं। तो ये उसूल जो है ये कहता है कि यूज डेफिनेट आर्टिकल आफ्टर द प्रीपोजिशन 8 इफ इट इज फॉलोड बाय अ कॉमन नाउन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स। यानी अगर कोई भी लफ्ज़ प्रीपोजिशन 8 के बाद हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यानी दी लगा सकते हैं अगर कोई नॉन कॉमन नाउन भी हो और उसके सिलेबल 2 या 2 से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर ये एक मिसाल है कि ही इज़ एट लाइब्रेरी, ही इज़ एट लाइब्रेरी। तो ये फ़िक्रा गलत है। क्यों गलत है? पहली बात ये है कि आप इसके यहाँ देखें, लाइब्रेरी में कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये बात भी एक दूसरी इसकी जो पहचान भी सीखे कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी जो है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, यानी वो कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर नाउन की हम बात नहीं करते, कॉमन नाउन की हम बात करते हैं कि अगर वो कॉमन नाउन भी हो तो लाइब्रेरी एक तो कॉमन नाउन है और इसमें 2 सिलेबल्स भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिसाल के ये जो है फ़िक्रा है कि ही इज़ एट लाइब्रेरी, ये गलत है और ये सही है कि ही इज़ एट द लाइब्रेरी। दी हम क्यों लगाते हैं, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल दी कहते हैं, तो ये क्यों लगाते हैं, वजह ये है कि इसमें से पहले नंबर पर तो ये कि ये 2 सिलेबल्स हैं और इससे 2 सिलेबल्स हैं और ये कॉमन नाउन भी है और इससे पहले जो लफ्ज़ प्रीपोजिशन 8 भी आया है। तो वजह ये है कि इसके बाद हम
دی لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا اصول ہے، بالکل اسی طرح ہے، بالکل تھوڑا اس میں فرق ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ یوز ڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال نہ کرے، کیوں؟ آفٹر دا پریپوزیشن ایٹ کے بعد ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال نہ کرے۔ ڈیفینٹ آرٹیکل اپنے لوگوں نے پہچان لگے، دی کو کہتے ہیں۔ اف اٹ از فالوڈ بائی اے کامن ناؤن، اگر وہاں کامن ناؤن ہو آف ون سلیبل، یعنی اگر کسی بھی فقرے میں کہتے کہ کسی بھی فقرے میں ڈیفینٹ آرٹیکل کسی بھی فقرے میں پریپوزیشن ایٹ کے بعد ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہ کرے۔ کب؟ اگر کسی اس فقرے میں کامن ناؤن آیا ہو لیکن اس کا سلیبل ایک ہو، یعنی اگر کسی فقرے میں کامن ناؤن آیا ہو اس سے پہلے آپ دی یا ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہ کرے، خواہ اس سے پہلے پریپوزیشن ایٹ کیوں نہ آیا ہو۔ یعنی یہ کیوں ہم نہیں استعمال کر سکتے ڈیفینٹ آرٹیکل؟ وجہ یہ ہے کہ سلیبل ایک ہے، یعنی اگر سلیبل ایک ہو تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر سلیبلز دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں ہم ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی از ایٹ دا جم، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جم آپ لفظ دیکھیں تو یہ جم آپ لفظ دیکھیں تو یہاں کیا ہے، ایک آرٹیکل ہے۔ یا اسی طرح جو میں نے پہلے یہ جو مثال دیا کہ لائبریری، تو آپ دیکھیں اس میں نشیب و فراز کتنے آتے ہیں؟ دو آتے ہیں نا، لائبریری، تو دو نشیب و فراز آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ دو سلیبل ہے۔ اس طرح اگر جم کو دیکھیں تو جم، تو اس میں سے نشیب و فراز ایک آتا ہے نا، جم، یعنی ایک ہی، یا آپ نشیب لے لیں یا فراز لے لیں تو ایک ہی اتار چڑھاؤ ایک ہی آتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، ایک سلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی از ایٹ دا لائبریری یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں دی آیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی فقرے میں پریپوزیشن ایٹ آیا ہو اور اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ جو ناؤن آیا ہو وہ کامن ناؤن ہو، لیکن وہ کامن ناؤن کیا ہو، ون سلیبل والا ہو، یعنی ایک سلیبل ہو اس کا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ دی استعمال نہ کریں یا ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہ کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دو اصول سمجھ آ گئے ہوگے، اور یہ ویڈیو خاص کر میں پھر دہراتا چلوں کہ یہ خاص کر میرے پیارے بھائی محمد رضا کے لیے ہیں، جو کہ ہمیں بہت عزیز بھی ہیں، ہمارے دلوں کے بہت نزدیک بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو اس میں سے، ان اصولوں میں کوئی مسئلہ ہو، کس کو سمجھ نہ آ گیا ہو، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں اس شخص کے لیے، وہ میرے اس پیارے بھائی کے لیے اس کو واضح کر دو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔